दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। भावी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। आइए विज्ञान के क्वेश्चन आज के करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कैलोरी प्रति ग्राम है, जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है, जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, और चौथा ऑप्शन है आपका जूल प्रति ग्राम। तो कैसे आप इसको करेंगे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, बी के साथ चला जाएगा। तो ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बता दूं। एस बराबर होता है क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी, या डेल्टा टी कह लीजिए, ठीक है, टी डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्यू का मात्रक होता है, यहाँ पर जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, ठीक है, यहाँ जूल लिया है, और एम का जो मात्रक है वो ग्राम है, और टी का जो मात्रक है वो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो एस क्या है यहाँ पर? विशिष्ट ऊष्माधारिता, ठीक। तो यहाँ पर जो मात्रक हो जाएगा वो जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? मतलब सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है, प्रकाश आता है और किरणें आती हैं, ये किसके द्वारा आती हैं? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, या विकिरण के द्वारा, या तीनों के द्वारा? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो सी के साथ चला जाएगा, अर्थात उत्तर होगा विकिरण के द्वारा ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, ठीक। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे की एक आयताकार प्लेट में एक गोल छेद है, प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार, पहला उत्तर घटेगा, दूसरा उत्तर बढ़ेगा, तीसरा उत्तर अपरिवर्तित रहेगा, चौथा उत्तर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि छेद में तांबा नहीं है। ये बहुत ही दिमागी क्वेश्चन है। सभी लोग नॉर्मली उत्तर देते हैं कि छेद बढ़ेगा, तो ये बढ़ता नहीं है बल्कि छेद घटता है, अर्थात जो आंसर होगा वो आपका ए के साथ चला जाएगा, घटेगा। कैसे घटेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए तांबे की प्लेट है और बीच में क्या है? छेद है, ठीक है। जब हम तांबे की प्लेट को गर्म करेंगे तो ये जो तांबे की प्लेट है ये पूरी, ये क्या है? प्रसार होगा, इसका प्लेट का प्रसार होगा, यानी फैलेगी। तो फैलेगी तो जिधर जगह होगी उधर फैलेगी, तो ये बाहर की तरफ भी फैलेगी और अंदर में जगह है छेद तो उधर भी फैलेगी। तो जब अंदर फैलेगी तो छेद का आकार क्या होगा? घटेगा, अर्थात वो आंसर जो है आपका ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गैस में तरंगे उत्पन्न होती हैं, मतलब गैस के अंदर या गैस में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, या अनुदैर्ध्य तरंगे, या अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों वो आपका आंसर बी के साथ चला जाएगा, केवल और केवल अनुदैर्ध्य तरंगे गैस में उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक। ओके, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं, क्या संग्रह करते हैं? घड़ी को चाबी देने का मतलब जैसे आपके खिलौने होते हैं उसमें चाबी भर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो वो खिलौना कुछ दूर तक आगे चलता है, जो भी वो कार्य करता है, उछलता कूदता है, तो वो जब तक चाबी भरी रहती है तो वो उछलता कूदता है, जब समाप्त हो जाती है तो फिर उछलता कूदता वो नहीं है, न चलता है। तो चाबी देने से उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रह हो जाती है। तो आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा दोस्तों? ए के साथ, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जी का अर्थ है, जी का क्या है? आप तो जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, तो जी का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? पहला आंसर है पृथ्वी का आकर्षण बल, तो आकर्षण बल कह रहा है तो ये तो बल है, और जी क्या है? त्वरण है। गुरुत्व, तीसरा उत्तर है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो आंसर नंबर सी के साथ चला जाएगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में त्वरण। जी क्या है आपका? त्वरण। और ये भी क्या है? त्वरण। और जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, 90 किलोमीटर, तो थोड़ा सा ये किलोमीटर छोटी की होना चाहिए, कोई बात नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा। ये क्या है आपका? छोटी की है, ये गलत हो गया होगा टाइप करने में। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों बताइए। यहाँ पर जब भी सवाल आता है तो जितने भी राशियाँ होती हैं उन सबके मात्रक एक ही होना चाहिए। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ पर जो दूरी का मात्रक है वो किलोमीटर और समय का मात्रक है घंटा। लेकिन वो जो पूछ रहा है 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ मिनट समय का मात्रक दिया है। तो मात्रक दोनों के समय के सेम होने चाहिए सवाल में। ऊपर घंटा दिया है, नीचे मिनट, तो चाहे आप मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए और चाहे तो घंटे को मिनट में। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर तो 15 किलोमीटर होगा, सी के साथ चला जाएगा। लेकिन वो कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दी है, एस बराबर आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है कितना? 10 मिनट। अगर आप इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो 10 छक्का 60, तो 1/6 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 घंटा। अब क्या करेंगे? चाल का सूत्र लगा देंगे। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर यानी एस बराबर दूरी यानी d/t। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना है? दूरी। तो ये दूरी d है आपकी, तो d बराबर 1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो s इंटू टी डी इक्वल हो जाएगा। तो s इंटू टी यानी 90 क्या हो जाएगा? 90 गुणे और t कितना है? 10 मिनट, उसको चेंज कर लिया था घंटे में, 6 से भाग देंगे तो 90 को, तो कितना आएगा? 15। तो 15 किलोमीटर दूरी आ जाएगी, जो कि आंसर आपका सी के साथ चला जाएगा, बता भी चुके हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है? द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध होता है? तो ये फार्मूला है E बराबर mc², अर्थात B के साथ आपका आंसर चला जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए ये आपको पता भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु है, वायु जानते हैं ना, हवा, वो क्या है? एक प्रकार का तत्व है। तत्व 118 होते हैं, उसमें वायु नहीं है, अर्थात तत्व नहीं होगा। मिश्रण है, यौगिक है या अधातु है? तो वायु अधातु यानी है, अधातु मतलब गैस। तो यहाँ पर गैस तो है, लेकिन फिर भी वायु में कई गैसें मिली होती हैं, तो वो फिर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण। ठीक है, क्योंकि इसमें कई गैसें मिली होने से जब कई चीजें मिल जाती हैं बिना किसी अनुपात के, तो वो क्या कहलाता है? आपका मिश्रण। और यौगिक क्या होता है? यौगिक जब एक निश्चित अनुपात में कई चीजें मिलाई जाती हैं तो वो यौगिक बनता है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, नाइट्रोजन परमाणु में, परमाणु लिखा है, अरे टाइप, कोई बात नहीं है, ये आपका क्या है? परमाणु नहीं है, परमाणु है। ठीक है, ये आपका परमाणु है, परमाणु कर लीजिए, ये है परमाणु। ठीक है, ठीक ठीक। तो नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है। ये तो स्वाभाविक है, 7 इसका परमाणु क्रमांक भी होता है। नाइट्राइड आयन में होंगे कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन? आंसर आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में दिया है। तो नाइट्राइड में क्या ऊपर 3- लगा है, इसका मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गए। तो पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, पहले 7 थे, 3 और आ गए, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब प्रोटॉन आपके उतने ही रहेंगे, तो कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, अर्थात आंसर नंबर ए के साथ आपका चला जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन के लिए, ये साइंस है, साइंस को पढ़ने के लिए
मैथ हमको आना ही चाहिए, साइंस के हमको तथ्य आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रटने से कितने क्वेश्चन हम रटेंगे, तो थ्योरी पढ़ी जाती है। और थ्योरी पढ़ने के लिए भी मैं बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। यूनिट कन्वर्टर, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में कैसे बदलते हैं, ये भी हमको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर मात्रक को हम एक मात्रक यानी छोटे मात्रक से बड़े मात्रक को, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक को हम कर नहीं पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, एल्फा कण का उत्सर्जन है, ये क्वेश्चन है। 4 आंसर है आपके पास। पहला आंसर है परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है, दूसरा है द्रव्यमान बढ़ जाता है, तीसरा परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों बढ़ जाते हैं, चौथा है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों घटते हैं। तो जो एल्फा कण है जब किसी परमाणु से निकलता है तो उस परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और 4 की परमाणु भार में कमी हो जाती है, अर्थात द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों क्या है, घट जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों घटते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कापर सल्फेट में कापर की संयोजकता है। कोई भी यौगिक बनता है 2 आयनों से बनता है, एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन। ठीक है, तो धनात्मक आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। तो जब कापर सल्फेट बनता है तो Cu और प्लस SO4, अब इसके ऊपर चार्ज -2 होता है सल्फेट के ऊपर। जब यौगिक बना तो कापर के नीचे कुछ नहीं बना है, इसका मतलब कापर के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। दोनों चार्ज प्लस माइनस के इक्वल हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कापर की जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 दोस्तों, अर्थात आंसर आपका बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, मैंने एक इसका वीडियो भी बना दिया है, आप देख सकते हैं। 11th क्लास से पढ़ी होगी या 10th, लेकिन उसमें लिखा है आयंस। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। एक द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, तो जब एक बंध होता है तो साझे की बात है, तो जब एक बंध तभी बनता है जब 2 लोग एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो एक बंध बनने पर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, तो 2 बंध बनने पर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा, अर्थात दोस्तों इसमें उत्तर आपका बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, 4 आंसर होगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी अम्ल का तुल्यांकी भार E और अणु भार M है तथा क्षारकता नहीं है, क्षारकता, ये तीसरी गलती है, बहुत देखने लायक होता है। ठीक है, ये क्षारकता नहीं लिखा है, यहाँ पर क्षारकता है। ठीक है, क्षारकता, N में क्या संबंध है, N में क्या संबंध है, क्षारकता आपकी क्या है, N। तो क्षारकता बराबर होता है अणु भार बटे तुल्यांकी भार। तो अणु भार ऊपर हो जाएगा, यानी E जो है आपका ऊपर हो जाएगा, सॉरी अणु भार आपका M है तो अणु भार आपका ऊपर हो जाएगा और तुल्यांकी भार आपका E नीचे हो जाएगा। रुकिए, किसी अम्ल का तुल्यांकी भार, हाँ, अणु भार आपका ऊपर हो जाएगा और तुल्यांकी भार नीचे, और ये इक्वल हो जाएगा N। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा, M पानी, अर्थात जो आंसर होगा आपका वो A के साथ चला जाएगा, है ना। ठीक, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। युगलीना किस संघ का जंतु है, तो बायोलॉजी में लगभग याद ही करना होता है, समझने वाला बहुत कम रहता है। ऐसा भी नहीं कि समझने वाला कुछ नहीं रहता है, बायोलॉजी भी अपने आप में टफ होती है, तो इसको भी आपको करना है। तो यहाँ पर तो युगलीना किस संघ का जंतु है, हमको पढ़ना पड़ेगा संघ, और उसमें जितने आपके जीव जंतु होंगे वो अगर तैयार कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर जो युगलीना है वो आपका प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, अर्थात आंसर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवन की भौतिक आधारशिला है, जीवन की, कोई भी कहीं पर भी जीवन है तो उसकी आधार की, जैसे मकान बनाते हैं तो नींव आधार होती है,
ऐसे ही जीवन की भौतिक आधारशिला, जीवन की आधारशिला क्या है? तो दोस्तों आइए, इसका आंसर है आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है। तो आंसर बी के साथ आपका चला जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हृदय पेशी होती है, हृदय पेशी कैसी होती? ये दोस्तों आपका आंसर नंबर 2 यानी बी हो जाएगा, अनैच्छिक तथा अरेखित। हृदय पेशी जो होती है वो अनैच्छिक और अरेखित होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, आता होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए के साथ चला जाएगा, बाघ है। हमारे देश का अर्थात भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, बाघ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रदूषित जल द्वारा रोग होता है, कौन सा रोग होता है? दमा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है, पेचिस रोग होता है या रेबीज? तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी, पेचिस। ठीक है, प्रदूषित जल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमको क्या हो जाएगा? पेचिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुपात, वायुमंडल में तमाम सारी गैसें हैं, तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, और 1% में अन्य गैसें आती हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी के साथ चला जाएगा, अर्थात 21% वायु का ऑक्सीजन का अनुपात है वायुमंडल में। ठीक, ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।